भारत की तत्कालीन स्थिति। ठीक, इसको डिस्क्राइब करने से पहले एक लाइन लिखिए, इसी में लिखो 3 जून 1947 को भारत के वायसरॉय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की घोषणा की। भारत के विभाजन एवं स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक है, तो 3 जून 1947 को एक घोषणा की गई, उसे माउंटबेटन घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, और उसे जून घोषणा या जून योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये जो घोषणा थी, इसमें क्या डिसाइड किया गया था, लिखो, इस घोषणा के अनुरूप की 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन किया गया और 15 अगस्त 1947 का दिवस या दिन, 15 अगस्त 1947 का दिन भारत की स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया गया। तो 15 अगस्त 1947 को भारत अगस्त और 14 अगस्त 1947 भारत का विभाजन। ठीक है, ये इंडिया का पार्टीशन हुआ। ये जो पार्टीशन था, देखो, ऐसा नहीं है कि इतिहास में कभी भी कोई एक क्षेत्र टूट के 2 क्षेत्रों में ना बटे हों या 2 क्षेत्र मिलकर एक ना हुए हों। ऐसा नहीं है कि कभी बाउंड्रीज इमर्ज नहीं हुई और नई बाउंड्री दोबारा से नहीं बनी हो, डिमार्केशन नहीं, ऐसा नहीं होता रहा है। लेकिन भारत का जो विभाजन है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना रही है। इसके पीछे कारण क्या, कि भारत में जो विभाजन हुआ था, उसका पहला आधार तो था कि ये धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है ना। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये कि ये जो विभाजन हुआ ना, धार्मिक स्तर पर जो विभाजन हुआ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी वही की गवर्नमेंट थी। लोग नहीं थे रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट कौन थी? ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल थे। ब्रिटिश और उनकी नीतियां रिस्पॉन्सिबल थी, जिन्होंने भारत के अंदर ऐसी कंडीशंस इमर्ज की कि भारत के लोग आपस में धर्म के आधार पर, या स्पेशली भारत का कोई एक समुदाय धर्म के आधार पर अपने आप को अलग समझने लगा, और उनको ये लगा कि इस भारत के अंदर हमारे हित तो कभी पूरे नहीं हो सकते। अगर हमें हमारा वेलफेयर करना है, हमारे लिए अगर हमें कुछ डिसीजन लेना है, तो हमें अलग ही राष्ट्र बनाना पड़ेगा। भारत में रहकर, भारत संघ में रहकर हमारा भला नहीं हो सकता। अभी लास्ट यहां पर आपने क्या देखा कि पूरा जो भारत था, इसकी लगभग पॉपुलेशन कितनी थी? 40 करोड़ भारत की लगभग जनसंख्या थी उस समय, 1947 के समय। और इसमें लगभग 6 करोड़ जो लोग थे, वो शिफ्ट हुए किधर? लगभग 3 करोड़ इधर पाकिस्तान की तरफ और 3 करोड़ इधर पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है।
तो आप सोचिए 40 करोड़ में से वो 6-7 करोड़ लोग, क्योंकि कुछ तो भारत में भी रह गए ना। अगर पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 25% जनसंख्या थी मुस्लिम समुदाय की। मतलब अगर तीनों का मिला दिया जाए, ये पाकिस्तान, इधर ये बांग्ला, मतलब पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, जो भारत में लोग थे वो, उन सबको मिला दिया जाए तो भारत की कुल जनसंख्या का 20 से 25% के आसपास मुस्लिम समुदाय भारत में था उस समय। ये जनसंख्या, और भारत की जनसंख्या के एक 20% के एक समुदाय को कहीं ना कहीं शासन ने इस तरीके से तैयार किया कि उसको ये एहसास हुआ कि पूरी के पूरा जो भारत संघ है ना, इंडिया यूनियन है, उस यूनियन में रहकर आप अपनी ग्रोथ कर ही नहीं सकते। आपकी ग्रोथ तब ही होगी जब आप धर्म के आधार पर आप अपना एक नया राष्ट्र निर्मित कर लो। ठीक है, 1905 से ये संप्रदायवाद की शुरुआत हुई भारत के अंदर, और इसका परिणाम 1947 में भारत के विभाजन के रूप में सामने आया। लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया। इस विभाजन के लिए ब्रिटिश शासन की वे नीतियां जिम्मेदार थी। इस विभाजन के लिए ब्रिटिश शासन की वे नीतियां जिम्मेदार थी जिन्होंने भारत के एक अल्पसंख्यक समुदाय, ब्रैकेट में लिखना मुस्लिम वर्ग, भारत के एक अल्पसंख्यक समुदाय, ब्रैकेट में मुस्लिम वर्ग, ब्रैकेट क्लोज कर दो, के मन में यह डर बिठाया कि यह डर और विश्वास, विश्वास भी लिखना, यह डर और विश्वास बिठाया कि भारतीय संघ में रहकर उनका विकास संभव नहीं है। ठीक है, लिखो, इन नीतियों की या इन सांप्रदायिक नीतियों की शुरुआत, इन सांप्रदायिक नीतियों की शुरुआत वर्ष 1905 से हुई। 1905 में क्या हुआ था बताइए? बंगाल का विभाजन। और बंगाल का विभाजन कैसे हुआ था? क्या कहा गया था? ये पूरा बंगाल था, और क्या कहा गया था कि ये जो बंगाल है इसको दो भागों में विभाजित किया जाएगा। ये पूर्वी बंगाल होगा, ये पश्चिमी बंगाल होगा। जो उस समय ये जो पश्चिमी बंगाल था, इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें बिहार भी शामिल था, इसमें पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा भी था, कुछ उड़ीसा का हिस्सा भी था, थोड़ा झारखंड भी था। तो ये था पूरा पश्चिम बंगाल, और इस हिस्से को कह दिया गया पूर्वी बंगाल। ये पहले असम हुआ करता था, असम। तो इधर ये बांग्लादेश और असम का कुछ हिस्सा मिलाकर ये बना दिया पूर्वी बंगाल। 1905 में पहली बार जब सांप्रदायिकता की शुरुआत की, तब ये पहली उनकी एक तरीके से पॉलिसी थी। तो जब उनसे कहा गया कि आपने ये जो डिवीजन किया बंगाल का, क्यों किया? तो ब्रिटिश शासन ने क्या कहा? हमने डिवीजन इसलिए किया क्योंकि ये जो बंगाल है ना, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्रफल इसका बहुत ज्यादा है, और इतने बड़े क्षेत्र में शासन करना ये सही नहीं है, तो हम इसको विभाजित करेंगे। विभाजित करेंगे तो दो अलग अलग क्षेत्र हो जाएंगे, अच्छे से शासन हो पाएगा। तब भारतीयों ने कहा कि अगर अच्छे से शासन करना था तो इसका विभाजन जो है, ये तो उत्तर और दक्षिण भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। देन वाई ओनली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न? ठीक है,
और तब क्या रियलाइज हुआ कि ये जो ईस्टर्न बंगाल था, ये वाला जो हिस्सा था, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा रहती थी और यहाँ पर हिंदू जनसंख्या ज्यादा रहती थी। तो ये वो पहली पॉलिसी है जिसमें ब्रिटिशर्स ने भारत के मुस्लिम समुदाय को ये विश्वास दिलाया कि देखिए हम आपको विभाजित कर रहे हैं, और इसलिए विभाजित कर रहे हैं क्योंकि आपका डेवलपमेंट इनसे बहुत पीछे है। You are very backward as compared to these people. एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, शिक्षा का स्तर कम होगा तो क्या होगा, रोजगार नहीं होगा उतना अच्छा, रोजगार नहीं होगा तो जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो समाज है वो रूढ़िवादियों में ज्यादा रहेगा, ऑर्थोडॉक्सी ज्यादा रहेगी, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो दिखाया क्या उन्होंने, रिजल्ट दिखाया कि आपका डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है, यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा है। ये नहीं बताया कि आपके ये जो कम डेवलपमेंट है इसके पीछे भी हम रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा थोड़ी ना था कि भारत में सभी लोग पहले शिक्षा में अच्छे थे, एजुकेशन लेवल सबका बहुत अच्छा था, लेकिन भारत में एजुकेशन को लेकर, रिलीजन को लेकर रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, सामाजिक और धार्मिक सुधारवादी आंदोलन हुए, लेकिन मुस्लिम वर्ग में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा था उस समय। क्यों? क्योंकि वहां शिक्षा ज्यादातर मदरसों में दी जाती थी और मदरसा में धर्म के ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, कुरान और हदीस पढ़ाई जाती थी, और जब नौकरी की बात आती थी तो जॉब में इन सब्जेक्ट्स की डिमांड होती नहीं थी। समझ रहे हो? इसीलिए वहां जो मुस्लिम समुदाय के जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, उनको जॉब मिलती नहीं थी, युवा लोगों को जॉब ही नहीं मिलेगी तो डेवलपमेंट का पूरा साइकिल वहीं की वहीं रुक गया, स्टार्ट ही नहीं हो पाया। तो 1905 में इसकी शुरुआत हुई और जिसका परिणाम लिखो, जिसका परिणाम 1947 में भारत के विभाजन के रूप में सामने आया। ठीक है, तो ये तो लिख लिया कि भारत का विभाजन हुआ। आपकी हेडिंग क्या थी? भारत की स्थिति। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं मानवीय, अलग से लिखेंगे हम, मानवीय संकटों से जूझ रहा था। ठीक है, तो ये भारत की स्थिति कैसी थी? भारत सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी भारत में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे। अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम सामाजिक स्थिति के लिए, लिखो 1947 में भारत की कुल जनसंख्या 39 से 40 करोड़ थी। भारत की कुल जनसंख्या लगभग 39 से 40 करोड़ थी। ठीक है, अब एक एक लाइन जो आप सुनोगे, लिखोगे, उसको समझते हुए जाना है, और इंडिया की उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो पूरी की पूरी जो पिक्चर है ना वो आपके ब्रेन में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो
आप समझो, ये जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग 40 करोड़। इस 40 करोड़ में से जनसंख्या कैसे बटी? 3 करोड़ किधर गए? ये पाकिस्तान। कौन सी साइड? पश्चिमी। उसके बाद लगभग 34 करोड़ कहां पर? भारत। और 3 करोड़ कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान। इस तरीके से ब्रैकेट में बना लो ये डिवीजन। जहां हमने लिखा है 39 to 40 करोड़ थे, उसके बाद ब्रैकेट में ये बना लीजिए। फिर लिखो कुल जनसंख्या का लगभग 90 से 95% हिस्सा कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों पर निर्भर था। कृषि एवं सहायक क्षेत्रों पर निर्भर था। ठीक है, मतलब ये जो 40 करोड़ हैं, चाहे 3 हिस्सों में बट गए हों, है ना, या देश के हिसाब से देखें तो 2 देशों में बट गए हों, लेकिन ये टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 90 to 95% was dependent on agriculture and its allied services। कृषि और उसकी सहायक क्षेत्रों पर निर्भर था। ठीक है, उसके बाद इन लोगों की जो औसत जीवन स्तर था उन कैसा था? आय के साधन बहुत सीमित। कृषि में कितना उत्पादन होता है? बहुत कम। राजस्व बहुत भारी। स्वास्थ्य की सेवाएं उतनी होती नहीं थी। आय का कोई और साधन होता नहीं था, है ना। तो उनकी जो जीवन प्रत्याशा थी वो कैसी हो गई? मतलब कितने आयु तक वो जी पाते थे, ये देखना है हमें। तो लिखो इस समय भारत की जनसंख्या की औसत जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जिंदा रहने की, हाँ, जीवित रहने की, हाँ, मतलब किस, एक औसत एक एज होती है कि जहां तक व्यक्ति जीवित रहते हो। ठीक है, चलो, तो जीवन प्रत्याशा लगभग 32 वर्ष थी। मतलब मान के चलिए, अगर औसत जीवन प्रत्याशा उस समय 32 वर्ष थी, 32 ईयर्स थी, इसका मतलब अधिकांश लोग या तो 32 से पहले ही चले जाते होंगे, कुछ ऐसे होते होंगे जो 32 से ज्यादा जीवित रहते होंगे। तो 32 ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होना, इसका मतलब ये कि ना तो पूरे तरीके से पोषण मिल रहा है, खाने पीने की सुविधाएं नहीं है, हो सकता है भूख से मर रहे हो सकता है हेल्थ डिजीज इतनी ज्यादा हो गई हो, इतनी सारी बीमारियां हो गई हो, हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हो गए हो कि बीमारियों से चले जा रहे हो, या हो सकता है समाज का दबाव और राजनीति का दबाव इतना ज्यादा हो कि खुद की इच्छाएं ही मतलब बहुत ज्यादा जीवित रहने की बहुत ज्यादा ना हो। क्योंकि जब इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो इंसान क्या होता है, थोड़ी सी परेशानियां भी आ गई तो उसको टैकल करके निकल जाता है। लेकिन अगर आसपास का इन्वायरमेंट ही कैसा है, जब आप गुलाम देश की जनसंख्या हो तो आपकी कंडीशन क्या रहेगी? तो आपको ये भी पता है कि हालात जो है ना तो ईश्वर यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और जो शासन दिखाई दे रहा है वो तो खुद ही एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो सोच के देखो, औसत आयु ही भारतीयों की 30 से 32 वर्ष। कितनी स्वास्थ्य की कितनी खराब स्थिति रही होगी। क्यों? आफ्टर 1947 इंडिया की जो पॉपुलेशन रेट था वो एकदम से इंक्रीज हुआ। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए सिर्फ बर्थ रेट इंक्रीज होना ही जरूरी नहीं है, अगर डेथ रेट कम हो रहा है तो भी जनसंख्या में वृद्धि नजर आएगी। तो भारतीयों की जीवन प्रत्याशा जब 32 वर्ष थी, इसका मतलब ये नहीं था कि जन्म कम होते थे।
ऐसा थोड़ी था कि पहले के लोग जो है ये सोचते थे कि नहीं हमारे परिवार में एक या दो ही बच्चे होने चाहिए, बच्चे बहुत ज्यादा होते थे, फिर भी जनसंख्या कम और उनकी आयु जो होती वो भी कम। क्यों ऐसा? क्योंकि डेथ रेट बहुत ज्यादा होता था, राइट? तो क्या लाइन लिखी लास्ट में? जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी। ठीक है, लिखो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं का स्तर बहुत निम्न था। ठीक है, इसके साथ साथ भारतीय समाज जातीय विभाजन में भी बटा हुआ था। देखो भारत में गरीबी का एक कारण जितना कृषि है, उतना भारत में गरीबी का एक कारण जो है ना, भारत का कास्ट सिस्टम भी है। जो आप सोशल इश्यूज पढ़ते हैं जीएस पेपर 1 में, है ना, सामाजिक मुद्दे जो पढ़ते हैं, सोशल इश्यूज, तो हमारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो ये कहते हैं यदि कोई एक जाति से जुड़े हुए व्यक्ति लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार कई पीढ़ियों तक अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनका जो आर्थिक स्तर है, अगर वो निम्न ही दिखाई दे, बहुत ही लो दिखाई दे अगर इकोनॉमिक लेवल, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि इतनी पीढ़ियों में कोई भी बच्चा उनके घर में कोई काबिल लायक पैदा नहीं हुआ होगा जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छी जॉब करे, स्थिति को सुधार ले। ऐसा थोड़ी पॉसिबल हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीजों को बदलने वाला ही ना हुआ हो। इसके पीछे रीजन क्या होगा? फिर इंटरनल फैक्टर नहीं है, फैक्टर कहाँ है? आउटसाइड। इसका मतलब सोसाइटी का कुछ ऐसा नॉर्म्स, ऐसा रूल रेगुलेशन है जिसकी वजह से कोई एक स्पेसिफिक कास्ट, कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ग्रो नहीं कर पा रही। तो जिस समय भारत आजाद हुआ था, मतलब आजादी से पहले और आजादी के समय जो भारत था, उस भारत में जातीय विभाजन बहुत गहरा था। इतना गहरा था कि कुछ जातियां अपने आप को बड़ी जाति कंसिडर करती थी और अधिकांश जातियों को कैसा माना जाता था? लो कास्ट कंसिडर किया जाता था। और काम भी डिसाइडेड थे कि आप यही काम करोगे बस। जब बाकी कामों के लिए आपको मौका ही ना दिया जाए, अवसर ही ना दिया जाए, तो मजबूरी होगी ना साफ सफाई करना, क्योंकि अपने बच्चों को तो पालना है ना, अपने परिवार को तो चलाना है। तो मजबूरी होती थी उनकी। आज तक भी जब आप देखते हो, जो मैला ढोले वाला हो गया, साफ सफाई कर्मचारी हो गए, ज्यादातर एक ही कम्युनिटी, एक ही कास्ट। क्यों ऐसा? चॉइस थोड़ी होती है, मजबूरी होती है, क्योंकि बाकी जगहों पे आपको ऑप्शन मिले नहीं, दिए नहीं गए। तो ये भारत की स्थिति थी उस समय। जितना देखो, ये जो आजादी के बाद का जो भारत है, इसमें आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी नहीं है कि भारत का विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। भारत में उस समय लगभग 500 रियासतें थी, उनको बोला कि या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में हो जाओ, या अपने अलग रहो। सिर्फ ये जरूरी नहीं है। उसके बाद के भारत, इसका मतलब उसके बाद भारत ने एज अ नेशन, एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, जो अपनी ग्रोथ के लिए जो रास्ता अपनाया, जो डायरेक्शन उसने डिसाइड की कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, तो किसके लिए आगे बढ़ा जाएगा? जनता के लिए आगे बढ़ाया जाएगा ना। और जनता के लिए आगे बढ़ा जाएगा, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जनता कैसी थी, पता तो चले कि उनकी जरूरतें क्या होंगी। जब तक उनकी जरूरतें, उनकी एक्चुअल कंडीशन नहीं पता होगी, तब तक आप कैसे समझ पाओगे कि 5 ईयर प्लान्स कैसे डिसाइड किए जाते थे, पंचवर्षीय योजनाएं कैसी बनाई जाती थी। क्यों भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चुनाव किया, पूंजीवाद को क्यों नहीं चुना? क्योंकि ब्रिटेन कैसा था? पूंजीवादी देश था ना।
अगर भारत पूंजीवाद को चुन लेता तो क्या हो जाता? बताओ, पूंजीवाद से भारत में नुकसान क्या था? पहले ब्रिटिश के गुलाम थे, फिर भारत में क्या होता? कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होते, उद्योगपति होते, और उनका भारत वापस से गुलाम हो जाता, भारतीय ही भारतीयों को गुलाम बना लेता। इकोनॉमी से ही तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को गुलाम बनाया था ना, व्यापार से ही। उन्होंने कहा अगर हम भी पूंजीवादी हो जाएंगे तो कुछ भारतीय, कुछ जो एलिट क्लास है वो क्या करेगी? ओवर पावर हो जाएगी और इंडियंस को वापस अपने कंट्रोल में कर लेगी। अपने हिसाब से बोलेंगे एग्रीकल्चर हमारे हिसाब से करो, हमारे हिसाब से इंडस्ट्री होनी चाहिए, हमारे हिसाब से ट्रेड होना चाहिए, सबके सब पपेट बन जाएंगे। क्यों समाजवाद को नहीं चुना? चलो पूंजीवाद में तो खतरा था दोबारा गुलाम बनने का, समाजवाद को क्यों नहीं चुना? क्योंकि समाजवाद में ये जो सोशलिज्म है, इसकी कमी क्या है? इसकी खूबी भी और इसकी कमी भी एक ही है कि सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। तो अगर कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी की सारी गवर्नमेंट की होगी। तो गवर्नमेंट को, भारत को आजादी के समय एक ऐसा देश मिला जिसकी जनसंख्या के पास खाने के लिए प्रॉपर अनाज नहीं था, शिक्षित नहीं थी जिस देश की जनसंख्या, बीमारियों से जूझ रही थी। 1943 से बंगाल में जो अकाल पड़ा था ना, जो फेमाइन आया था, उसकी वजह से लाखों लोगों की जान तो बंगाल में भूख की वजह से चली गई थी। तो जिस देश में ऐसे संकट हो, वहां पे सरकार किस किस चीज का ध्यान देगी? सरकार पहले खाने की जरूरतें पूरी करेगी, सिक्योरिटी करेगी। सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू था उस समय। अभी जब विश्व की स्थिति की बात करेंगे तो पता चलेगा कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त तो हो गया था, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं बन रही थी, शीत युद्ध शुरू हो गया था, कोल्ड वॉर। पूरा विश्व दो ध्रुव में बट गया था, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका। दोनों अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल समझ रहे थे और अपने अपने गुट में लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। ऐसे में एक नया स्वतंत्र देश अपने लोगों की सिक्योरिटी को देखे, अपने लोगों की सोशल स्ट्रक्चर को देखे, या अपने लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को देख के पॉलिसीज बनाएगा, या ये भी ध्यान देगा कि अभी जो भारत बचा हुआ है उसमें 500 रियासतें हैं और भारत कैसा है? आप एक वो कहते हैं ना कि जो दूध से जल जाता है वो छाछ को भी फूक फूक के पीते। क्यों क्या कहा गया ऐसा? जिस देश में आजादी से पहले विभाजन हो गया हो धर्म के आधार पर, वो भी ऐसे देश में जिस देश में धर्म के आधार पर विविधता, जिस देश में क्षेत्र के आधार पर विविधता, भाषा के आधार पर विविधता, इतनी सारी विविधताएं हैं जिस देश में, उसे कितना खतरा हुआ होगा कि अभी एक बार बंटवारा हुआ है। अगर पॉलिटिकली पॉलिसीज स्ट्रांग नहीं बनी, ध्यान देना, अगर राजनीतिक नीतियां जो होगी, पॉलिटिकल पॉलिसीज अगर वो स्ट्रांग नहीं होगी, तो आगे चांसेस होंगे कि कुछ लोग कहेंगे, कुछ क्षेत्र कहेंगे भाषा के आधार पर हमें अलग कर दो, कहेंगे ना। अभी तो एक अल्पसंख्यक जो धार्मिक समुदाय था, मुस्लिम समुदाय, उसने कहा कि मेरा अलग राष्ट्र बना दो। और भी तो अल्पसंख्यक लोग थे, सिख थे, ईसाई थे, तो सब कह देते अलग कर दीजिए, अलग राष्ट्र रहेंगे हम भी। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया था, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि इंडिया की ये जो एरिया है भारत का, ये कैसा है, ये ये कैसा है, एकदम रिस्की एरिया है, क्योंकि जापान की फोर्सेस इस साइड से आई थी। और ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी कमियां, और जैसे बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान बना, उसके बाद भारत और उत्तर पूर्वी भारत में ऐसे लैंड रूट से जाने के लिए इतना सा हिस्सा बच गया था, इसको चिकन नेक कहा जाता है। तो आप उस समय भारत की स्थिति सोचिए, भारत सरकार की स्थिति सोचिए कि ये हो गया पाकिस्तान, और ये हो गया ये हिस्सा भारत का और ये हिस्सा भारत का, और इसको मिलाने वाला सिर्फ थोड़ा सा रूट है। आज तो फिर भी वहां पे एयर रूट बन गया ना, फ्लाइट से आना जाना हो रहा है, लेकिन जब सिर्फ लैंड रूट था तो यहां से आप या तो ऐसे जाओ, सी रूट से जाओ, लैंड रूट इधर से है बस, बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, बहुत कम एरिया है, इधर से आप बाहर, आपको खतरा। यहाँ ये पाकिस्तान बन गया, और बना कैसा था पाकिस्तान, किस हिसाब से कैसे बना था? जब पाकिस्तान बना था, जब भारत का विभाजन हुआ था, तो दंगे हुए थे भारत के अंदर, दुश्मनी हो गई थी दोनों के बीच में, इतने बुरे हालात थे।
ऐसी स्थिति में भारत के लिए ऐसी नीति अपनाना बहुत जरूरी था जो भारत को भारत बनाए रखे। कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्रेक हो रही है, इधर चला जाए पूरा। तो सोचिए उस समय, इसीलिए आज की क्लास बहुत जरूरी है, ये ओरिएंटेशन है आपका। आपको पता तो चले कि परिस्थिति क्या थी, कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय संबंध किस तरीके से बनाए, किस तरीके की इंटरनेशनल पॉलिसीज रही हमारी। समझ रहे हो? वो सारे ये याद रखो, ध्यान रखो इसको। तो बताइए लास्ट लाइन क्या लिखी आपने? हाँ बोलिए। रखना चाहिए। देखो, जैसे जब भारत आजाद हो गया था, उसके बाद जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो ये डिसाइड किया जा रहा था कि अब राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। तो पहले डिसाइड हुआ कि नहीं, प्रशासन की दृष्टि से होना चाहिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो सके, उस आधार पर राज्य बनाए जाएं। ठीक है। लेकिन भारत में विविधता बहुत ज्यादा गहरी है, बहुत ज्यादा है। फाइनल क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, भाषाई आधार पर। तो जो राज्यों का के लिए जो आपने पूछा, पुनर्गठन हो या राज्य का निर्माण हो, उसमें किस चीज को ध्यान रखा जाए, तो प्रशासन एक ऑप्शन हो सकता है कि प्रशासन की दृष्टिकोण से राज्य का गठन हो, है ना। दूसरा संसाधनों के हिसाब से हो सकता है कि भाई उस क्षेत्र में संसाधन अगर कम है, और अगर एक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए पूरा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, पूरे महाराष्ट्र में विदर्भ वाला जो क्षेत्र है उसको अलग से अलग करने की डिमांड हमेशा की जाती है। क्यों की जाती है, रीजन बताओ। विदर्भा वाला क्षेत्र है, यहाँ से किस तरीके की समस्याएं ज्यादातर आती हैं? एग्रीकल्चर बेस्ड है, ये कृषि प्रधान है यहाँ पे, है ना। और एग्रीकल्चर की कंडीशंस बहुत खराब होती हैं। अब महाराष्ट्र में अगर आप कुछ ही लिमिटेड एरिया के ऊपर फोकस करोगे, बिकॉज मुंबई इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कुछ एरिया को आप ज्यादातर फोकस करोगे, कुछ एरिया को आप थोड़ा सा इग्नोर करोगे, कम ध्यान दोगे, तो वहां के लोग डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं उस अपील करेंगे उस चीज की। तो अलग अलग रीजंस होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी राज्य का निर्माण हो सकता है। विविधता जैसे देश में, भारत जैसे देश में, वहाँ पे लैंग्वेज भी एक ऑप्शन हो सकता है ना, कल्चर भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो अलग अलग आधार बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आजादी के समय भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी, जिनकी आय बहुत सीमित थी, कृषि क्षेत्र में भी